हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आरएनए वर्ल्ड, और उसके बाद हम देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब तक हमने डीएनए के बारे में पूरा देख लिया है। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था, एवरी मैक्लिओड, मैकार्टी, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने देखा। उसके बाद हमने हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट देखा। आज हम कुछ दो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से। दो टॉपिक है, पहला है आरएनए वर्ल्ड, दूसरा है हमारा रेप्लिकेशन। तो अब हम आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो, अब तक हमने देखा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मतलब किस मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो हमने देखा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, शुगर, लिपिड और बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हो रहे थे सेल में, वो जेनेटिक मटेरियल का रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे। उसके क्राइटेरिया होते हैं, कुछ उसके फीचर्स होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहेंगे। तो हमने देखा था कि उसमें सेल्फ रिप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, फिर म्यूटेशन स्टेबल होना चाहिए, खुद से रेप्लिकेट कर सके, और बहुत सारे हमने प्रॉपर्टीज देखे थे। तो हमें ये पता चला था कि दो मॉलिक्यूल्स ऐसे मिले थे, डीएनए एंड आरएनए, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में रख रहे थे। तो वहां से अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि मतलब उसमें से पहले कौन आया, डीएनए या आरएनए में से पहले कौन आया। तो उसी का एनसीईआरटी ने आंसर भी दे रखा है। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड के नाम से टॉपिक है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आरएनए डोमिनेट किया होगा। It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some facts and points। देखो, ये हम पूरा पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, तो उसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो इवोल्यूशन हुआ था, जब यूनिवर्स बना था, अर्थ बनी थी। यहाँ पे अर्थ पे स्टार्टिंग में हाई टेम्परेचर था, फिर तुम्हारे कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स बने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, न्यूक्लिक एसिड बना, प्रोबायोंट बने, ये सब हम देखेंगे। पहले मतलब एटम्स थे, फिर मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे अपना कंपाउंड बना, उसके बाद प्रोबायोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स, और ऐसे करके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऐसे करके पूरा तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ। तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे क्या लिखा है, डिटेल इन चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। बट यहाँ पे हमें ब्रीफली देखना है, ब्रीफली मतलब ऊपर ऊपर। ठीक है, आरएनए, यहाँ पे एनसीईआरटी लिख रही है आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए, अगर तुमसे कोई पूछे कि डीएनए और आरएनए में से पहले कौन आया, तो आंसर है कि आरएनए पहले आया। देयर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो इसके कहने का मतलब है कि जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वो होता है कि जब आरएनए से प्रोटीन बने, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। स्प्लाइसिंग होता है कि जब कोई भी एमआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इंट्रॉन जो होता है वो कोड नहीं करता है, आगे हम देखेंगे। एक्सॉन जो होता है वो कोड करता है। तो जब इसको काट के सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट, ऐसे तुम याद रखो कि तुम्हारा 99% डीएनए पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो जो कोडिंग वाला इंफॉर्मेशन होता है वो भी इधर उधर बिखरा होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, इसके स्केल मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे यूनिट लिखा है ना, यूनिट, तो ये सेंटीमीटर की यूनिट हुई ना। जैसे मान लो कि अगर कोई तुमसे बोले कि सेंटीमीटर इसमें पता करो, तो बीच वाला जो मिलीमीटर है, मिलीमीटर, वो तो इररिलेवेंट हो जाएगा ना अगर सेंटीमीटर की हम बात करेंगे। तो पूरे इस स्केल पे 30 सेंटीमीटर है ना, तो 30 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं। तो डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं उसे हम बोलते हैं एक्सॉन्स। ठीक है, तो ऐसे ही है कि उस, और फिर जब सारे एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ते हैं एमआरएनए के, तो उसे हम प्रोसेस में बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ये हम आगे देखेंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, तब हम देखेंगे। तो वही है कि ये सारा जो मैकेनिज्म था, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, ये हमारा आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हो रहा था, मतलब आरएनए से ही मिलता जुलता था स्टार्टिंग में। ठीक है, RNA used to act as genetic material as well as genetic material किसमें, some viruses में, most of the organism में DNA होता है, as well as catalyst। There are some point biochemical reaction systems are catalyzed by RNA catalytic not by protein enzyme। देखो, मोस्टली जो क्या बोलते हैं, बायो में जो लिविंग सिस्टम है उसमें मोस्टली कैटलिस्ट जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बट कुछ तुम्हारे ऐसे भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे आरएनए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, उसे कंप्लीट होने में
10 मिनट का टाइम लग रहा है जस्ट मान लो, तो जब कैटेलिस्ट उसमें डाल दोगे ना तो वो 2 मिनट या 3 मिनट में या 1 मिनट में भी, अब वो डिपेंड करता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो वो इंक्रीज कर देगा और अपना उस रिएक्शन को 10 मिनट ना लगा करके पहले ही कंप्लीट कर देगा। तो ये काम होता है कैटेलिस्ट का। तो जो तुम्हारा आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, और रिएक्टिव होने के कारण ये अनइंस्टेबल होता है। रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि जो पेंटोज शुगर होती है ना, पेंटोज शुगर, यहाँ पे ओ, ये इसका जो ये वाला होता है ना, यहाँ पे OH पाया जाता है, OH, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जबकि डीएनए में इसके जगह पे क्या पाया जाता है? डीएनए में इसके जगह पे H पाया जाता है। OH रिएक्टिव ग्रुप होता है, वो किसी से भी कंबाइन करके, मतलब इजीली कंबाइन करके और रिएक्शन को फॉरवर्ड कर सकता है। इसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो म्यूटेशन को वो जल्दी जल्दी वो कैरी कर सकता है। कोरोना वायरस क्यों इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन ले आ रहा था? क्योंकि उसका जो जीनोम था, जो उसका डीएनए था, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, ठीक है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, इस वजह से वहाँ पे एक फ्री OH ग्रुप आ गया। तो OH ग्रुप आ गया तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करके उसका नया नया वेरिएंट बना रहा था, ठीक है। DNA has evolved from RNA with chemical modification that it make it more stable. डीएनए में कुछ केमिकल इवोल्यूशन है। देखो आरएनए हम यहाँ पे एक शॉर्ट में देख ले रहे हैं, ये तुम्हारा डीएनए है, ये तुम्हारा आरएनए है। पहला केमिकल ये है कि इसमें थायमिन पाया जाता है, ये हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देख लिया था। इसमें थायमिन पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन मोर स्टेबल होता है देन यूरेसिल। उसके बाद इसमें OH ग्रुप नहीं पाया जाता, OH ग्रुप नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है OH ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ये यूरेसिल और OH, ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब है कि जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस वजह से तुम्हारा आरएनए जो है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू डीएनए। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या होता है कि लेस स्टेबल हो जाता है आरएनए। लेस स्टेबल, स्टेबल मतलब शांत, ऐसे समझो, लेस स्टेबल मतलब शांत, ठीक है। और रिएक्टिव मतलब कूदफान करने वाला। अगर तुम सिंपल भाषा में समझो तो आरएनए जो होता है वो शांति से कम बैठता है, कूदता ज्यादा है। और डीएनए जो है वो कूदता कम है, मतलब शैतानी कम करता है, और शांति से ज्यादा बैठता है। तो जो शांति से बैठेगा वो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर पाएगा, जो कूदेगा इधर उधर वो उसका दिमाग इधर उधर घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। समझने के लिए बस बताया मैंने। DNA being double stranded and having complementary strength further resist any change in evolving process of repair। देखो DNA में डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो अगर जैसे मान लो कोई पेज है, ठीक है, कोई पेज है, तो उसमें अगर तुम क्या बोलते हैं एक पेन लगाओ। देखो जैसे अगर मान लो ये पेज है, कोई भी पेज है, एग्जाम्पल के लिए ये एक स्केलिंग मान लो, तो इसको अगर मैं घुमाना चाहूँ तो ऐसे घुमा सकता हूँ ना आसानी से। अब इसमें मैं 2 लगा दूँ, समझ रहे हो, तो नहीं घूम रहा है ना। ऐसे देखो, एक अगर इसमें लगाऊंगा तो ऐसे घूम जाएगा पूरा। हाँ वो अलग बात है, जैसे घुमा नहीं पा रहा, बट समझ रहे हो बात को। तुम्हारे लिए मैं पेज को नुकसान नहीं कर सकता ना, समझाने के लिए, समझो बात को तुम कैसे भी। अच्छा यहाँ से देखो, ये डस्टर से तुम देखो, जैसे ये है, ये डस्टर, इसमें मार्कर फिट होता है, ये है, तो अकेले तुम पूरा घुमाते रहो। अब इसको डबल स्टैंडर्ड कर दो, इसको डबल स्टैंडर्ड कर दो। जैसे मान लो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, फंस गया, अब इसको घुमाओ, नहीं घूम पाएगा ना उतना जितना सिंगल स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है डबल स्टैंडर्ड होने से। तो इस वजह से कोई भी इसमें चेंज इतनी आसानी से नहीं आ पाता, ठीक है। अब हमारा आरएनए वर्ल्ड इतना ही था एनसीईआरटी में। जो डोमिनेंट था, जो प्रीवियस एटमॉस्फेयर में था, जब हमारी पृथ्वी बनी थी उस टाइम पे आरएनए डोमिनेंट कर रहा था। डोमिनेंट का मतलब राजा था, ठीक है। उसके बाद अब डीएनए का हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। डीएनए की सारी प्रॉपर्टीज, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए। अब हम उसकी मशीनरी देखेंगे इसके बाद, और रेप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। 5.4 हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है, रेप्लिकेशन। वाइल प्रपोजिंग द डबल, अच्छा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, ठीक है। उन्होंने ही डीएनए के रेप्लिकेशन का मॉडल भी दिया, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएट प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू कोड देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट। जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था ना, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इट हैज नॉट एस्केप आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक
पेयरिंग वी हैव postulate immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material वाटसन एंड क्रिक 1953। एनसीईआरटी का डाटा है पूरा, ये जो स्लाइड तुम देख रहे हो इसमें पूरा एनसीईआरटी है। फोटोज पिक्चर्स जो हैं वो मैंने अपनी ओर से भी लगाई हैं ताकि समझने में आसानी हो, बट जितना भी लिखा हुआ है वो सारा एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अभी हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो जो वाटसन एंड क्रिक थे, जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था तो उन्होंने बोला था कि हमने ये नोटिस किया है, ठीक है, जो हमारा नोटिस करने का क्षमता है वाटसन एंड क्रिक का, उन्होंने इस चीज को भूले नहीं है कि जो क्या बोलते हैं इसके कॉपिंग का मैकेनिज्म है डीएनए के रेप्लिकेशन कॉल है और कॉपी कह लो, ठीक है। कॉपी ये नोटबुक वाली कॉपी नहीं, डुप्लीकेट करने वाली कॉपी, ठीक है। तो जो वो मैकेनिज्म है वो भी, उसका भी हमें अंदाजा है, ऐसा वाटसन क्रिक का कहना था। आप देख रहे हो इट हैज नॉट स्केप्ड आवर नोटिस, मतलब ये हमारे ध्यान से हटा नहीं है कि स्पेसिफिक मतलब जो पेयरिंग वाला पॉस्टुलेट होता है एक सिद्धांत, ऐसे बोल सकते हो कि थ्योरी समझ लो, बट थ्योरी नहीं होती है, थ्योरी कंफर्म होती है, बट पॉस्टुलेट एक थ्योरी जैसे ही होता है, समझ लो कोई स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे वाटसन क्रिक के बारे में दो चीजें याद रखना कि उन्होंने पहला डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, मतलब डबल स्टैंडर्ड जो था डीएनए का स्ट्रक्चर उसको दिया था, वो तुम्हारा 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने। और इन्होंने एक आइडिया दिया, पॉस्टुलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना कि उसे हम थ्योरी के जैसे यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पॉस्टुलेट। अभी हम जब लिविंग बीइंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें हम देखेंगे पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है, थ्योरी का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब क्या होता है और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो वहां पे हम इसको देख लेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी इतना समझो कि पॉस्टुलेट ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम एक थ्योरी के जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम देख सकते हो रेप्लिकेशन हो रहा है, ये ब्लू वाला तुम्हारा है ओरिजिनल डीएनए, ये डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। और ये जो तुम्हारा रेड वाला है इसका हो रहा है रेप्लिकेशन। अच्छा एक चीज तुम बताओ, इसमें कौन सा लीडिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा, मतलब कौन सा कॉन्टिन्यूअस बनेगा और कौन सा रुक रुक के बनेगा। अगर तुमने पहले से पढ़ा होगा तो तुम्हें आइडिया होगा, नहीं है तो आगे हम अभी डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 3' to 5' देख रहे हो ना, ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस बनेगा। हाँ डीएनए का जो 3' से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जाता है ना वो तुम्हारा नॉर्मल बनता है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं। तो इन्होंने एक स्कीम दिया, वो स्कीम कह रही थी कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग होंगे और टेम्पलेट के जैसे काम करेंगे। टेम्पलेट के जैसे काम करेंगे किसके लिए, ताकि नया स्ट्रैंड बन सके। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, जैसे तुम ईंट बनना देखे होगे तो उसमें जो लकड़ी वाला होता है जिसमें मिट्टी भर के उसको ईंट बनाते हैं, उसको सांचा बोलते हैं। तो देखो इस लाइन का हम मतलब समझते हैं, पहले टेम्पलेट होता क्या, टेम्पलेट कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा है डीएनए, मैंने इमेजिन करने को बोला है, इसको वो मत कर लेना। तो देखो अब इसमें तुम्हें पता है बेस पेयरिंग होती है और एक सर्कल को हम एक पिच बोलते हैं, मतलब एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो उसे हम एक पिच बोलते हैं। और एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10। ये सब हमने पढ़ा है। उसका हाइट क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और 3.4 नैनोमीटर। और तुम ये दो बेस पेयर के बीच में जाओगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो अब इसमें बेस पेयर्स आएंगे ना, इसका भी बेस पेयर्स आएगा। तो इसके अपोजिट, समझ रहे हो बात को, इसके अपोजिट जैसे ऐसे है तो अब इसको भी ऐसे बनाना है, तो अब जो आमने सामने होगा वही तो बनेगा। तो ये तुम्हारा काम करेगा टेम्पलेट के जैसे, उसमें का एक स्ट्रैंड काम करेगा टेम्पलेट के जैसे फॉर न्यू स्ट्रैंड्स, ठीक है। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strands. This scheme was termed as semi-conservative DNA. Figure 5.6. देखो यहाँ पे तुम देखो 5.6, तुम इससे समझो। आई थिंक फिगर 5.6 इसमें आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का, ये तुम्हारा ब्लू वाला जो है ना वो तुम्हारा है पेरेंटल डीएनए, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है वो तुम्हारा है पेरेंटल डीएनए। अब इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे एक नया
नया स्टैंड बना, ये न्यू स्टैंड बना। न्यू स्टैंड तुम देख सकते हो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, न्यू स्टैंड न्यू स्टैंड। तो यहाँ पे एक तो वो है, यहाँ पे देखो एक पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज है, ठीक है। ये ब्लू वाला तुम्हारा पेरेंटल है, ओल्ड वाला यानी पेरेंटल है। एनसीईआरटी लिख रही है, मैं वो नहीं कर रहा। ये ब्लू वाला पेरेंटल है और न्यू वाला तुम्हारा न्यूली सिंथेसाइज है, ठीक है। तो ऐसे होता है सेमी कंजर्वेटिव। ये क्या है, ये तुम्हारा एक नया एक्सपेरिमेंट आया, उसको इसने प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को। ये तुम्हारा मेसाल्सन एंड निस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, 1958 में इन्होंने किया। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से करता है। इसको पहले एसर्सिया कोलाई में देखा गया। एसर्सिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उसकी जो डीएनए का कंटेंट होता है वो होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। और 20 मिनट में ये सेल इसका डिवाइड होती है, 18 मिनट में इसका न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होता है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं। और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में किया गया एक्सपेरिमेंट, जैसे कि प्लांट और ह्यूमन सेल्स, ठीक है। इसको किया मेसाल्सन एंड निस्टॉल ने 1958 में। कुछ चीजें याद कर लो। 1953 में क्या आया, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। 1952 में क्या आया, जेनेटिक्स में अगर जाओ तो तुम्हारा हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आया। 1933 से 1944 में अवरी मैकार्टी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट आया और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया 1928 में। बस एक ओवरव्यू था। तो वाटसन एंड क्रिक 1953 में दिया उन्होंने अपना मॉडल, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना कि ईयर जब तुम रिवाइज करते रहोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कैसे किया। उन्होंने पहले क्या किया ना कि जैसे ये मीडियम है, समझो ये कल्चर प्लेट, तुम छोटी सी एक्सपेरिमेंट वाली प्लेट देखे होगे, तो इसमें उन्होंने अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो इसका N14 भी होता है, N15 भी होता है, और N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 तो इसको हम बोलेंगे आइसोटोप। देखो ये जो है ना, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ये N15 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको पता लगा सकते हैं कि किस किस प्रोसेस में गया है, किस किस वे में गया है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसको अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी के हिसाब से ही हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट भी तो हमें देखना है कि इन्होंने किया क्या आखिर में ऐसा। तो देखो उन्होंने पहले ये किया ना कि नॉर्मल जो तुम्हारी बैक्टीरिया होती है उसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस में जब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा था तो उसमें देख रहे थे तुम, नाइट्रोजन आ रहा था। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर था, पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था। तो मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन बेसेस में नाइट्रोजन था ना, NH2 ग्रुप के रूप में था ना अमीन्स, वैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे ना नाइट्रोजन। तो जो नेचुरल होते हैं उसमें N14 होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ जनरेशन तक इसको N15 वाला दिया, N15 वाला नाइट्रोजन दिया ग्रो करने के लिए। जब इसके पूरे डीएनए में, ये एक जनरेशन की बात नहीं हो रही, किसी एक बैक्टीरिया की नहीं हो रही है, बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है तो उसके बहुत सारे जनरेशन हम देख सकते हैं। 1 घंटे में उसके 3 जनरेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बहुत सारे जनरेशन कराई गई, 7-8 जनरेशन, 9-10 जितनी भी जनरेशन उन्होंने कराई। तब उसमें N15 वाला वो हो गया इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है उसके अंदर चला गया, बस तुम इतना समझो। एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और जितने भी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन था उसको भी उस बैक्टीरिया के ई कोलाई के, एसर्सिया कोलाई के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, N15 तुम्हारा हैवी है। अब तुम्हें इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जो हाई जिसका वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे तक आएगा, जिसका वेट थोड़ा कम होगा वो थोड़ा बीच में रहेगा, और जिसका वेट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है।
तो ऐसे इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। किसमें कराया? सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें सीजियम क्लोराइड का वो पड़ा था मिक्सचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो जो N15 है वो हैवी आइसोटोप है, N15 तुम्हारा हैवी है ना, तो N15 वाला नीचे बैठेगा, और जो तुम्हारा हाइब्रिड है N14 N15 वो तुम्हारे बीच में आएगा, और N14 तुम्हारा हल्का है तो ऊपर आएगा। अब ये कैसे आएगा, आप हम इसे देखते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो उन्होंने क्या किया, N15 वाला हमारे पास आ गया बैक्टीरिया, N15 वाली सारी कॉलोनी आ गई, बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम उसकी कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी आ गई जिसके पास N15 का डीएनए है, ठीक। N15 का डीएनए कैसे आया? क्योंकि कल्चर मीडियम वो होता है जिसमें उसका खाना पीना दिया जाए, ठीक है। तो उसके कल्चर मीडियम में हमने N15 दिया, तो N15 देने के बाद क्या हुआ कि उसके डीएनए में भी N15 वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सिंथेसाइज डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, उसके डीएनए में N15 आ गया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी तुमसे बोल रही है कि प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इस वजह से हम इसे ट्रेस नहीं कर सकते। इन N14 और N15 को अलग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डेंसिटी, इसके डेंसिटी पे। जैसे तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ, देखो ये दोनों मार्कर है ना, ये दोनों तुम्हारे मार्कर है। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब क्रोमा लगेगा ना तो ये सब काट देगा। देखो ये दोनों मार्कर है, इन दोनों को तुम हाइट के बेसिस पे नहीं कर सकते, लेंथ के बेसिस पे नहीं कर सकते, मॉडल के बेसिस पे नहीं अलग कर सकते। सिर्फ एक ही इन दोनों को अलग करने का क्राइटेरिया है, वो है इसका कलर, ठीक है। दोनों सेम चीज के हैं तो इसको कलर के बेस पे ही तुम अलग कर सकते हो, बाकी किसी बेस पे नहीं, न इसके शेप में, न इसकी साइज में, न इसके लेंथ में, किसी में। तो वैसे ही N14 और N15 को सिर्फ उसके डेंसिटी के बेस पे ही अलग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आइसोटोप नहीं है इस वजह से इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो देखो उसके बाद इन्होंने किया कि अब जो N15 वाली बैक्टीरिया है कल्चर प्लेट पे, ठीक है, अब इन्होंने मीडियम चेंज करके N14 डाल दिया वापस से। अब क्या होगा कि इसका जो डीएनए होगा नया वाला, जैसे मान लो ये N15 का डीएनए है, ठीक है। अब जो नया स्ट्रैंड इसका बनेगा, नया स्ट्रैंड भी तो बनेगा इसका, तो अब जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से तो नया डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा N14 वाला। तो देख रहे हो एक हाइब्रिड बन गया ना, हाइब्रिड दो वेराइटीज को मिलाकर के जब एक नया वेराइटी बनता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो ये N15 भी है N14 भी है, तो यहाँ पे एक हाइब्रिड बन गया। तो वही देखो यहाँ पे टूक सैंपल एट वेरी डिफाइंड टाइम इंटरवल इफ द सेल मल्टीप्लाई एंड एक्सट्रैक्ट द डीएनए दैट रिमेन्स एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स the various samples that were separated independently on cesium chloride to measure density of DNA figures, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अलग अलग टाइम इंटरवल पे, टाइम इंटरवल क्यों, क्योंकि 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे इन्होंने बैक्टीरिया को निकाला, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, निकाला डीएनए, उसको पढ़ा कि उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स आए हैं, नाइट्रोजन 14 है कि 15 है। वहां से उन्हें वो एक आइडिया लगा, उन्होंने क्या बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स ही था, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी अलग एक एक बार निकाला, ऐसे नहीं कि सारा डीएनए एक ही बार निकाल लिया, इंडिपेंडेंटली। देखो वेयर सेपरेटेड, द वेरियस सैंपल वेयर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अलग अलग निकाला गया टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। इसके बाद यहाँ पे देखो अब हम समझते हैं फिगर को। देखो N15 वाला बैक्टीरिया हमने वो कर लिया, निकाल लिया, मतलब बना लिया, इसको मीडियम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसका जो नॉर्मल आइसोटोप है हमने उस यहाँ पे N14 का हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हाइब्रिड बन गया, 1 से 2 बनेगा ना, 1 से 2 बनेगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो बनाया है एक डीएनए 1 2, तो 2 डीएनए के डबल हेलिक्स बन गए ना, तो यहाँ से हाइब्रिड 2 बन गए जिसके पास N15 भी है N14 भी है। अब क्या हुआ कि अब इसमें अगेन N14 ही हमने दिया, ये 40 मिनट तुम्हारा फोर्थ जनरेशन से 40 मिनट है, यहाँ से अगर तुम लोगे तो यहाँ से 20 मिनट ही होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, 20 मिनट ही होगा यहाँ से, अगर फर्स्ट जनरेशन से लोगे तब तुम्हारा 40 मिनट होगा। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे तुम देखो
अब इसमें भी N14 हमने डाला, अब इसको भी समझ लेते हैं। इसमें भी हमने N हाइब्रिड वाले में हमने N14 डाला, तब क्या होगा, हाइब्रिड वाले में हमने N14 डाला। देखो ये तुम्हारा है DNA, इसमें N14, ये है N15। अब हम डाल रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं N14, ये तुम्हारा N14, ये तुम्हारा N14। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है N14 N15 का, और दूसरा कॉम्बिनेशन बन रहा है N14 N14 का। देख रहे हो, यहाँ पे भी N14, यहाँ पे भी N14, ये येलो वाला देखो, ये भी तुम्हारा N14 है, यहाँ पे ये दोनों तुम्हारे N14 और ये तुम्हारा N15, क्योंकि ये हाइब्रिड में हम नया वो करा रहे हैं ना रेप्लिकेशन, तो N15 N14, तो यहाँ से दो कॉम्बिनेशन, एक तुम्हारा हाइब्रिड बन गया, एक लाइट बन गया। N14 को हम लाइट बोलते हैं, N15 को हैवी बोलते हैं। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि N14 वाले, अब यहाँ पे दो है तो एक से दो बनेगा, दो से चार बनेंगे ना, तो इससे तुम ऐसे समझो कि इससे ये दोनों बने, इससे एक लाइट वाला बना, एक हाइब्रिड बना, एक लाइट वाला बना, एक हाइब्रिड बना। तो यहाँ से हमें रिएक्शन मिल गया। तुम बताओ कि यहाँ से इसके बाद जब हम 20 मिनट के बाद कराएंगे एक और रिएक्शन, तब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, फिर एक और 20 मिनट के बाद कराएंगे तब इसमें क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तुम्हें बताना है कमेंट में। यहाँ से पूछ रहा है कि कैन यू रिकॉल वाई हाई मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। तो ऑब्वियस बात है, टेस्ट ट्यूब में लोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हो ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो जो हल्का वेट का होगा वो ऑब्वियस बात है ऊपर आ जाएगा। पानी में ऑयल डाल के देखो, पानी में ऑयल डाल के देखो तो ऊपर ऑयल आ जाएगा ना, तो उसके डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। The DNA that was extracted from the culture one generation after 20 minute transfer E. coli after 20 minute E. coli divide 20 minute had a hybrid। देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी, यहाँ से तुम्हारा N15 वाला था, वही लिख रहा है कि 20 मिनट के बाद इन्होंने देखा कि एक हाइब्रिड बन रही है। यहाँ पे देख रहे हो, E. coli 20 मिनट हैड a हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, मतलब बीच की डेंसिटी थी। यहाँ पे देखो N15 के पास हैवी डेंसिटी है, तो सबसे नीचे है, वो सबसे नीचे है ना। यहाँ पे हाइब्रिड देखो N15 भी है N14 भी है, तो ये बीच में है। और यहाँ पे देखो लाइट वाला आगे है और हाइब्रिड वाला तुम्हारा बीच में है। और यहाँ पे अगर तुम हैवी भी लो तो हैवी वाला यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि 40 मिनट के बाद जब देखोगे तो तुम्हें इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए का। देखो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए, यहाँ पे दो लाइट है, दो लाइट डीएनए है। ठीक है, और दो तुम्हारे हाइब्रिड हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 50% 50% हो गया, दोनों दोनों तुम्हारे 50-50 हो गए, तो इक्वल हो गए ना, इक्वल ही हुए ना ये। तो बस वही लिखा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। लाइट का मतलब N14 के दोनों, और हाइब्रिड का मतलब N15 N14 के दोनों। ये तुमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहे, मैंने भी पूछा, तो तुम्हें इसका आंसर कमेंट करना है। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमिडीन। देखो एक सेम एक्सपेरिमेंट जैसे इन्होंने किया था मेसल्सन एंड स्टॉल ने, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया टेलर और उनके साथियों के द्वारा। टेलर एंड हिज कलीग, उन्होंने किया था विसिया फेवा पे, फेवा बीन्स पे। टेलर एंड हिज कलीग सेम ईयर में 1958 में उन्होंने भी किया था। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों का। उन्होंने क्या यूज किया था, जैसे देखो मेसल्सन एंड स्टॉल ने रेडियो एक्टिव नहीं लिया था, बट टेलर और उनके दोस्तों ने, कलीग्स ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया था। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, और इनको भी रिजल्ट वही मिला कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही डिवाइड करता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कंजर्वेटिव में अगर पेरेंटल है तो पेरेंटल वाले कैरेक्टर जाएंगे, या फिर दोनों न्यूली फॉर्म जाएंगे। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये न्यूली है तो न्यू से न्यू ही जाएगा, और अगर वो है पेरेंटल तो पेरेंटल से पेरेंटल या न्यू दोनों बन सकते हैं। सेमी कंजर्वेटिव में दोनों जाएगा, पेरेंटल और न्यू भी दोनों। हम हर बार देख रहे हो तो पेरेंटल और न्यू जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तुम्हारे हाइब्रिड और दो तुम्हारे ये लाइट डीएनए। डिस्पर्सिव एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी किधर भी घूम सकता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं मशीनरी और उसके एंजाइम्स के बारे में। मशीनरी मतलब रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, उसमें एंजाइम कौन कौन से लिखते हैं, देखो इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है,
एस्चेरिचिया कोलाई मतलब बोर्ड्स में लिख लो स्पेलिंग के लिए, और एसर्चिया कोलाई प्रोनाउंस करने के लिए। The process of replication requires a set of catalyst enzyme. The main enzyme is referred as DNA dependent DNA polymerase. देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। अगर यही बात हम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो वहां पे होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज तुम देख रहे हो ना, अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ये हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिंस इट इज यूज्ड डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज पॉलीमरेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमराइज उसको ही तो, जैसे एक कोई चीज है उसको बार बार जोड़ोगे ना तो उसे पॉलीमर बनाओगे, और पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक, दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हाईली एफिशिएंट है और विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही सही करना, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलती किया इसने तो वहां पे म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन से पूरा जेनेटिक कैरेक्टर, फेनोटाइपिक कैरेक्टर पूरा बदल जाएगा, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर ही बदल सकता है। ठीक है, म्यूटेशन हो गया। एंजाइम एज दे हैव कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ई कोलाई का मैंने बताया ये 10 की पावर 6 है, इतना याद रखना, और ये 10 की पावर 9 है बेस पेयर्स। कंपेयर इट विथ ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट इज 6.6 कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। देखो ये ह्यूमन के 18 मिनट में नहीं करता है, ये ई कोलाई का 18 मिनट में डीएनए कंटेंट करता है। ई कोलाई का ये 18 मिनट में डीएनए का कंटेंट मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है 18 मिनट में, 2 मिनट में बाकी का सेल डिवाइड करके और 2 सेल्स में बन जाती है। ठीक है, ई कोलाई में 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर्स का मतलब 4000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4000 न्यूक्लियोटाइड यानी 2000 बेस पेयर्स को कॉपी करना होता है, पॉलीमराइज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क का। ठीक है, इसमें तुम देख रहे हो कि एक सीधी लाइन गई है और एक टुकड़ों में बट के गई है। आओ उसे देखते हैं। नॉट ओनली डू दीज पॉलीमर हैव टू बी फास्ट बट दे आल्सो हैव टू बी कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनी मिस्टेक इन द रिएप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशन। तो इनको फास्ट तो होना ही है, फास्ट होना है, एफिशिएंट होना है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है, एफिशिएंट मतलब कारगर। ठीक है, फर्दरमोर एनर्जेटिक रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, बायो के टर्म में एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि एनर्जी कंज्यूमिंग, जिसमें एनर्जी लगे उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें एक तुम्हारा जो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे तुम एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पे डी न्यूक्लियोसाइड लिखा है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बट तुम यहाँ पे देखो डीएनए के जो पॉलीमर्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अलग से लिख दिया है ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट अलग से मेंशन हुआ है। तो मैं काम करना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 1 देखना, उसका थंबनेल तुम जाकर देखना, उसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों का अलग अलग मैंने डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्यों लिखा है। न्यूक्लियोसाइड इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियो जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इनको दोनों को हम मिला करके बोलते हैं तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ फॉस्फेट भी आ जाता है। तो यहाँ पे फॉस्फेट को अलग से लिख दिया है, तो तुम्हारा फॉस्फेट हटा दिया एक तरह से समझे तो बचा क्या, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और डीएनए की बात हो रही है इसलिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि उसके पेंटोज शुगर में जो सेकेंड कार्बन होगा यहाँ पे सिर्फ H होगा, और यही बात आरएनए की होती तो यहाँ पे OH होता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं ये डुअल प्रोसेस करता है। डुअल प्रोसेस का मतलब है दो कामों में हेल्प करता है। पहला काम ये सबस्ट्रेट के जैसे काम करता है, सबस्ट्रेट जैसे सबस्ट्रेट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना ये सबस्ट्रेट के जैसे काम करता है। और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, पहले हम देखते हैं किसके लिए प्रोवाइड करता है। फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम इन केस ऑफ एटीपी। जैसे एटीपी के केस में होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तुम पढ़े होगे, वहां पे एनर्जी बनती है
अभी हम बात कर रहे हैं इस पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं। हाई एनर्जी क्यों होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये तुम्हारा न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस हो गए हैं, ये तुम्हारा पेंटोज शुगर हो गया। यहाँ पे देख रहे हो ये जो सेकंड कार्बन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा सिर्फ डीएनए वाले केस में। यहाँ पे फॉस्फेट तुम देखो, फॉस्फेट में तुम्हें कोई कुछ चीज देखने को मिल रही है, ओ के पास नेगेटिव चार्ज है, ओ के पास नेगेटिव वो चार्ज है, इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और तुमने अगर सेल साइकिल पढ़ा होगा और प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तुम्हें इतना बेसिक पता होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो वहां से एनर्जी आई, फॉस्फेट के फ्री इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आई, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट की जैसे भी काम किया। तो यहाँ पे हो गया प्रोवाइड एनर्जी और एक्ट एज सबस्ट्रेट। In addition, DNA-dependent DNA polymerase has many additional enzymes required to complete process of replication with high degree of accuracy. देखो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को और भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। For long DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separated entirely due to very high energy requirement, the replication occur within a small opening of DNA called replication fork. तो जो क्या बोलते हैं डीएनए 2.2 मीटर का होता है, 2.2 मीटर का। अब तुम इतना समझो कि पूरे डीएनए को 2.2 एक सेल के अंदर की बात हो रही है, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है। अगर पूरा ओपन हो जाए तो कहाँ पे जगह मिलेगी उसे करने के लिए रेप्लिकेशन? तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डीएनए खुलते जाता है, डीएनए ओपन होते जाता है। ऐसे ओपन, जैसे मान लो यहाँ पे करना है तो यहाँ पे ओपन हो गया, आगे बाहर क्लोज है, और यहाँ पे आया तो ऐसे ओपन होते गया और फिर यहाँ से क्लोज होते गया। ऐसे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो उस जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमरेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। ये देखो, ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो अपने 5 से 3, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जाता है। अभी 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो आसानी से। अगर 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री है, 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री है तो इसे हम बोलेंगे 3 प्राइम, और 5 प्राइम पे OH ग्रुप अगर फ्री है, कार्बन फ्री है, तो उसे हम बोलेंगे 5 प्राइम। और डिटेल में पढ़ना है तो तुम मॉलिक्यूलर बेसिस का फर्स्ट लेक्चर देख लेना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम में अपना रिएक्शन करता है, ठीक है। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट रेप्लिकेशन फॉर कंसिक्वेंटली वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 to 5। देखो डीएनए 3 5 3 नहीं, एक सेकेंड 3 5 5 3। यहाँ पे देखो जो भी डीएनए का टेम्पलेट जिसका 3 से 5 पोलैरिटी होगा, 3 से 5 पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 से 5 होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 से 5 है वो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और जिस भी डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 से 3 उसे हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। 5 से 3 वाले को हम बोलेंगे लैगिंग मतलब पीछे रह गया। 3 से 5 वाले को हम बोलेंगे लीडिंग, LEADING, ठीक है, LEADING, इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी हम बात करने वाले हैं। लैगिंग स्ट्रैंड में जो तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है वो टुकड़े टुकड़े में होता है। मैंने अभी बताया था ना कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये छोटे छोटे लाइंस क्यों है। तो जो टुकड़े टुकड़े में जो रेप्लिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एक ग्लू होता है, गम होता है, फेविक्विक के जैसे काम करता है, दो को चिपका देता है, ठीक है। ये भी एक एंजाइम है जिसके भी पीछे एज लगे, ASE, वो समझना एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा उसने क्या बोला था, जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 हो,
जिसकी पोलैरिटी 3, अब तुम बोलोगे यहाँ से भी तो इधर आ रहा है, लेकिन रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है इस वजह से। तो रेप्लिकेशन के डायरेक्शन में 3 to 5 पोलैरिटी किसकी है, इस वाले की। तो यहाँ पे इसके अपोजिट, क्योंकि स्ट्रैंड बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड के अपोजिट ही तो काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक नया डीएनए भी तो बनेगा भाई, यहाँ पे एक नया डीएनए बनेगा ना, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ये 2 डीएनए है तो यहाँ से 3 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। ये अगर ये 3 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 होगा, और ये 5 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो तो ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, एक नया डीएनए बन रहा है, डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन में भी वही होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन की। तो ये एक नया डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन का डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ। अब देखो जो टेम्पलेट, इसको हम टेम्पलेट बोल रहे हैं, डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलते हैं। जो टेम्पलेट 3 से 5 डायरेक्शन में जाएगा उसका जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे तुम देख रहे हो 5 से 3 प्राइम की तरफ। और जो इसके रेप्लिकेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये देखो 5, अगर तुम ऐसे बात करो तो ये 5 से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है ना, 5 से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। अगर तुम इसकी बात करो तो ये 3 से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है, क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। इससे तुम क्लियर किया। और ये जो तुम फ्रेगमेंट्स देख रहे हो, ये जो डीएनए का ये छोटू छोटू पार्ट ये करेगा रेप्लिकेट, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को बोल लेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इसे वो जोड़ेगा बाय विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमराइजेशन, द डीएनए पॉलीमर्स ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। देखो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो खुद से अपना वो नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं शुरू करेगा। ऑल्सो द डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि डीएनए किसी भी पार्ट पे जाकर के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चिपक गया और वहीं से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसको शुरू करने के लिए एक रीजन पाया जाता है, एक जगह पाया जाता है, डेफिनेट रीजन होता है ई कोलाई के डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू प्रोपेगेट ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्ड अ वेक्टर। देखो एक इंसुलिन का एक ब्रांड है ह्यूमोलिन, इसको अमेरिका की कंपनी ने बनाई थी एलाई लिली। तुम बायोटेक में पढ़ोगे एलाई लिली, अगर तुम्हें आइडिया है तो अच्छी बात है। एलाई लिली ने बनाया था ह्यूमोलिन को। तो उसने बैक्टीरिया का वेक्टर लिया। वेक्टर क्या होता है? ये जो तुम देख सकते हो वेक्टर है ये, इसमें तुम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख सकते हो। ये वेक्टर जैसे मान लो ना, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, तुम्हें पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं, उसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये क्रोमोजोम तुम्हारा मेन क्रोमोजोम है, ठीक है। और इसके साथ एक एडिशनल, हमारे में क्या होता है कि बस 2n = 46 मेन क्रोमोजोम होता है ना, इसमें एडिशनल क्रोमोजोम्स के सेट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है वो है वेक्टर। और ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये भी तुम्हारा डायग्राम वेक्टर का ही है, VECTOR, ठीक है। ये तुम्हारा जो डायग्राम है वो भी वेक्टर का ही है। तो यहाँ पे बातें हैं, ये तुम देख रहे हो रिक्वायर्स अ वेक्टर डीएनए, दिस वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तुम जगह भी देख सकते हो, ठीक है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। अभी तक 2023 तक रेप्लिकेशन की पूरी डिटेल अभी भी हम समझ नहीं पाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख नहीं पाए, ठीक। यूकैरियोट्स में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल सेल डिवाइड करने की पूरी जो प्रोसेस होता है, पूरा टाइमिंग होता है, पूरा मेथड होता है, उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक साथ चलना, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि डीएनए का रेप्लिकेशन ही 2-4 घंटे ले लिया और पता चला कि सेल को डिवाइड करना है 20 मिनट में ही। तो डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का डिवीजन दोनों क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट वे में होना चाहिए, साथ होना चाहिए, मतलब सिस्टम में होना चाहिए। अब फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर, देखो जैसे ये मान लो ये सेल है, इसमें पूरा न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड हो गया, मतलब पूरा डिवीजन 18 मिनट का हो गया, 18 मिनट में पूरा डिवाइड हो गया। बट अब ये सेल 2 में डिवाइड नहीं हो पाई, जैसे ये सेल 2 में डिवाइड नहीं हो पाई, तो
इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन तुम देख रहे हो ना ये वाली, इसको हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, इसे हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ये क्रोमोसोमल एनोमली होता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स में दिक्कत आता है, म्यूटेशन के कारण होता है, ठीक है। यू विल लर्न डिटेल ऑफ नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग एट साइट इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस का कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट, हम बायोटेक में अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। एक चीज याद रखना, सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डेप्थ में जाएगा। एक एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पॉन्ड देखो तालाब, उसका डेप्थ कम होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। कुआं देखो वेल, तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, डेप्थ ज़्यादा होता है। मतलब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो डेप्थ में जाओगे। तो हम ये जो ओरिजिन ऑफ नेचर है और प्रोसेस अकरिंग, ये सारा हम वेक्टर वाला देखेंगे बायोटेक में, ठीक है। तो उसमें आप कुछ, क्योंकि इस बार नीट टफ होने वाला है, इस बार नीट टफ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से तुम पूरा देख लेना, हम बायोटेक में पढ़ेंगे। ये तुम देख सकते हो सेल साइकिल पूरा हमने डायग्राम लगा रखा है मैंने। ये एस फेज है, यहाँ पे G1 फेज है, ये एस फेज है। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, G2 फेज में कौन से सेल ऑर्गेनल्स, अगर पता, क्योंकि 11th तुमने पास कर लिया तभी 12th का लेक्चर देख रहे हो, नहीं किया है तो गूगल कर लेना। G2 फेज में कौन सा सेल ऑर्गेनल, सारे सेल ऑर्गेनल इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, इतना याद रखना। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल G2 फेज में डिवाइड करते हैं, तुम ये कमेंट कर देना, ठीक है।